अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज बात सुन लें प्लीज़, बस खामोश हो जाएं। आज लेक्चर 24, वैसे तो प्लान ये किया था कि इसके अंदर हम डिस्काउंटिंग को रिवाइज़ कर लेते हैं। ये कैफ 5 FAR 2 की हम बात कर रहे हैं जी, बाय द वे। अच्छा, लेक्चर 24 के अंदर हमने कुछ डिस्काउंटिंग को सिर्फ लेसी के सवालों के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो रिवाइज़ करना था। तो वैसे मैंने 2 लेक्चर्स प्लान किए थे आज के दिन में कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाएगा, आज नहीं तो कल डबल क्लास हो जाए। तो फिर अब मैंने डबल क्लास को थोड़ा सा रहने दिया है, लेकिन उसका हल ये होगा कि हम लेक्चर 24 जो आज एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाना था उसको हम कंटिन्यू करेंगे बाकी लेक्चर्स के साथ, ठीक है ना। यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 25 नॉर्मल चलेगा, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग लीज का सवाल आज एक करेंगे, बल्कि हाँ एक करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में हम लेसी की डिस्काउंटिंग रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। 20 मिनट तकरीबन हम एक सवाल करेंगे, फिर एक सवाल मैं आपको उस जैसा होमवर्क में दे दूंगा। फिर कल भी ऐसे ही एक सवाल हम करेंगे क्लास में और एक आधा मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो तीसरे दिन भी उसके ऊपर कोई बात कर लेंगे। तो ये इस तरह से कहानी अब चलेगी। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैंने ये 24 एंड 25 के नाम से ही अपलोड करना है। कल जो है वो लेक्चर 24 एंड 26 हो जाएगा और परसों ज़रूरत पड़ी तो लेक्चर 24 एंड 27 भी हो सकता है, लेकिन ये है कि जितना हमें ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 24 के अंदर आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 32, मैं आपको हैंड आउट दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 आज पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। पेज नंबर है जी 76, क्वेश्चन 31। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले ना एक छोटी सी बात सुन लें। मिसाल के तौर पे आपकी एक लीज है 4 साल की और ईयर के अंदर इसमें इंस्टॉलमेंट्स हैं 50-50 रुपए की और डिस्काउंट रेट है इसमें 10%, आसान होता है 10% ज़रा, ठीक है। अब इसमें एनविटी का फार्मूला लग सकता है। अच्छा, एनविटी का जो फार्मूला है वो कैसे लगाते हैं हम कहते हैं जी 50 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर। अच्छा, अब हम एनविटी के फार्मूला में क्या करते हैं, नंबर ऑफ 50 गिनते हैं, पीरियड नहीं गिनते कितने साल पीछे जाना है, हमने नंबर ऑफ 50 गिनने हैं। कितने हैं? 4 हैं, तो -4 किया डिवाइडेड बाय 0.1 किया। आंसर क्या आया? बोलें जी बोलें। 150। अच्छा, अब एनविटी के भाई बातें मत करें यार आपस में यार, मैंने उठा के ना क्लास से बाहर भेज देना है, जल्दी जंग चले जाओ, छुट्टियों पे जा रहा हूँ, मुल्तान जाओगे। अच्छा, कितना जी? 159, बस ठीक है 159। एनविटी के फार्मूले के अंदर क्या है, सिर्फ उसका कमाल ये है कि सारे कैश फ्लोज को वो उठाकर, हाँ सारे कैश फ्लोज को उठाकर पहले दिन ले आता है। नहीं, पूरी बात आज करूं तो सारे कैश फ्लोज को उठाकर एक पीरियड पीछे ले आता है। एनविटी का फॉर्मूला सारे कैश फ्लोज को उठाता है और उठाकर एक पीरियड पीछे रख के प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता है। वो अलग बात है कि एक पीरियड हमारे पहला दिन ही बन रहा था, ठीक है ना। यानी कि आप अगर सिंपल डिस्काउंटिंग करते थे तो क्या करते होते थे, अगर आपको याद हो तो 50 इंटू 1.1, ये वाला कैश फ्लो एक साल पीछे गया, ठीक है, -1 प्लस 50 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 प्लस 50 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 प्लस 50 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4। तो इनका आंसर भी क्या आता था? ठीक है। तो एनविटी के फॉर्मूला का क्या कमाल होता है कि जितने कैश फ्लोज पड़े होते हैं वो एक पीरियड पीछे लाकर ये छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, एनविटी के फॉर्मूला लगाने के लिए 3 ज़रूरी शर्तें होती थी। पहली, सेम अमाउंट्स हों, सेम इंटरवल से हों और एक से ज़्यादा अमाउंट्स हों। ये 3 बातें होती तो हम कहते थे एनविटी का फॉर्मूला लगा लो। और एनविटी का फॉर्मूला क्या करता है, एक पीरियड पीछे लाकर प्रेजेंट वैल्यू को छोड़ देता है। ठीक हो गया, डन है। चलो, ये ऐसी ही बात थी थोड़ी सी। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने।
अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 2019। अच्छा जी, कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन, बोले बोले, यकम जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म है 4 years, डिस्काउंट रेट 10%, ठीक है जी। अंडर एग्रीमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹100 million। देखो पहली बात तो ये बता दो, मैं इसीलिए पूरा लेक्चर इस पे लगाना भी नहीं चाह रहा कि लेसी का सवाल है या लेसर का सवाल है, देख के बताओ। एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, लेसी का सवाल है, ठीक है। और लेसी के सवाल में हम 5 क्वेश्चंस पूछेंगे और उनमें से आंसर लेकर, खुदा के लिए ऐसी बात अगर आपके जहन में इस वक्त आई भी है मेरे बोलते हुए तो तौबा करें, तौबा करें। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज इज लीज फिलहाल, ठीक है। ये फाइनेंस और ऑपरेटिंग के जो अल्फाज हैं ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। सवाल से 5 सवाल करके हमने फाइनेंस या ऑपरेटिंग का डिसीजन लेना होता था, वो लेसर के सवालों में लेना होता था। लेसी के सवालों में तो हमने ऐसी कोई बात देखी नहीं थी, ठीक है। तो लेसी का सवाल है, सवाल नहीं पूछने बैठ जाना 5, ठीक है। 5 टेस्ट लगाने नहीं बैठ जाना, ठीक है। बहुत मेहरबानी जनाब, हमजा साहब आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी जनाब, वेलकम जी। 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 ईच आर टू बी पेड इन एरियर। अब अजीब सी बात देखो, लीज टर्म है 4 साल और इंस्टॉलमेंट्स हैं 3, मतलब किसी एक साल की इंस्टॉलमेंट मिस होने जा रही है, ठीक है। देखते हैं कौन सी वाली मिस होती है। आर टू बी पेड इन एरियर कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ 2nd year। इसका मतलब ये हुआ कि आज ये हो रहा है पहली दफ़ा, आपकी लीज तो है 4 साल की, ठीक है, और पहले साल का कोई इंटरेस्ट कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, 100 पे करना है, ये 2 और 3, ठीक है। कब शुरू हो रही है लीज? 19 में, बोलो 19, 20, 21, 22, ये लीज की लाइफ है टोटल। पहले साल में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, ठीक है। अब करेंगे क्या भाई, देखें इक्वल है अमाउंट इंस्टॉलमेंट की, एक से ज़्यादा है, इक्वल इंटरवल है। अब इन पे हम लगाएंगे एनविटी का फार्मूला, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। देखें आप डंकी वर्क करना चाहें तो बेशक कर लें, लेकिन हम इस पे जब एनविटी का फार्मूला लगाएंगे ना तो होगा क्या, एक पीरियड पीछे लाके इसको छोड़ देगा ये एनविटी का फार्मूला, और फिर जो अमाउंट यहाँ पर आएगी उस अमाउंट को हम सिंपल डिस्काउंट करके एक पीरियड और पीछे ले आएंगे। तो किया हुआ काम है, सिर्फ एडिशनल ये जो एंड पे जाके हम रिवीजन क्लासेस के अंदर करते हैं ना, इस दफ़ा साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काम मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, और तोड़ने से और आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं रखा, फिर आपने कहना था अफ्तारी भी करवा दो, है ना, कुछ बच्चे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये लेक्चर भी तोड़ लेते हैं। अच्छा सुने, नहीं वो फिर अफ्तारी उस दिन जिस दिन आप 3 घंटे की क्लास पढ़ेंगे तो अफ्तारी तक पढ़ेंगे, तो आज तो मैं तैयारी नहीं करके आया। अच्छा जी सुने भाई सुने, वर्किंग 1 प्लीज बस कर दो। लीज पेमेंट्स जी, मैंने चलो नहीं लिखता मैं, वैसे होती क्या लीज पेमेंट, लेसी का सवाल है, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन इन केस ओनरशिप विल ट्रांसफर, और जीआरवी इन केस ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसर। याद है ना? हाँ, ये बातें रिवाइज करते रहा करो। वो जो सफ़ा मैंने पढ़ाया था ना आपको, उसी जैसे सफ़े आगे लेसर के लिए भी वैसे सफ़ा मौजूद है। आप रोज बेशक एक बार उसके ऊपर नज़र गुजार लिया करो, 2 से 3 मिनट लगेंगे, सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 100 रुपीज़ भाई, मार्कर कोई नहीं है यार कोई काम का। हाँ समझ आ गई, देखिए नोट कर लें इसको, नोट कर मार्कर को यार, चले हुए जरा, हाँ ऐसे जी। 100 इंटू 3 कितना जी, 300 जाकर। उसके बाद वर्किंग 2 में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालते हैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ये देखो पहले तो है ही कुछ नहीं ना, ठीक है। अब 100
इंटू 1 माइनस रेट कहीं नहीं देखा मैंने, 10% है, 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3, क्योंकि नंबर ऑफ 100 कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है जी, इससे आंसर क्या आता है बताओ? 249। लेकिन इधर देखो ये 249 कहां पे मौजूद है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब्र तो कर लो, रम साथ ले लो। बेसिकली ये सारे 100 जो हैं ये यहां पर वापस आए तो 249 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 249 जो है, ठीक है, ये कैसे आया? ये 100 भी वापस लाए, ये 100 भी वापस लाए, ये 100 वापस लाए, 249 आ गया। अब इस 249 को एक साल एन्युटी के लिए हम नंबर ऑफ 100 गिनते हैं, और जब सिंपल डिस्काउंटिंग करनी हो तो फिर हम पीरियड देखते हैं कि इसको कितने पीरियड वापस लाना है। देखो अगर हम सिंपल डिस्काउंटिंग कर रहे तो क्या कर रहे थे? इसको 2 पीरियड ला रहे थे, इसको 3 ला रहे थे, इसको 4, तो हम नंबर ऑफ पीरियड्स गिनते हैं सिंपल डिस्काउंटिंग के लिए। तो अब हमने वो काम नहीं किया। मुश्किल सवाल होते हैं, 6, 7, 8, 10 हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स हो, और फिर उसमें ये मामला हो, तो 8, 10 इंस्टॉलमेंट को सिंपल डिस्काउंट करने में तो फिर भी टाइम लगता है ना। तो आप एन्युटी का फॉर्मूला लगाएं, जहां से लग सके उसको ले आए आप। अब एन्युटी का फॉर्मूला एक स्टेप पीछे ले आया, जो फिगर आई है ये प्रेजेंट वैल्यू तो है, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू यकम जनवरी 19 की नहीं है। ठीक है, ये है हमारा यकम जनवरी 19, ठीक है, और ये है यकम जनवरी 20। हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है कमेंसमेंट ऑफ लीज के दिन, यानी यकम जनवरी 19 पे। ये सब कहां मौजूद है? यकम जनवरी 20 पे। तो फिर एक साल पीछे लाने के लिए क्या करना है? सिंपल डिस्काउंट कर लेना है। ठीक है, तो इसको इधर देखें, इंटू 1.1 रेज टू पावर -1 करना था। ठीक है, ये यहां पे हमने अलग से लिख भी लिया। ओके, तो अब इसको जब 249 ये जो आंसर आया, इसको इंटू 1.1 रेज टू पावर -1 कर, चलो एक स्टेप लिखना दूं, यहां पर लिख देते हैं एक बार फिर। 1.1 रेज टू पावर -1 आंसर आ गया 226। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई मसला? अब इधर देखे बगैर जल्दी से आप नोट करें, जल्दी से, वो खुद से। और पता है क्या किया करो? इधर देखो, मैंने कहा था कि ये टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये टाइमलाइन ना बनाएं। इधर देखें, ये देखें, हम वर्किंग 1 ही चल रही है, हम वर्किंग 2 क्या करते थे जी? वर्किंग 2 लीज अमाउंट स्केड्यूल में आते थे। देख लो, एक दफा देख लो सिर्फ प्लीज, मैं मुकम्मल नहीं कर रहा, टेंशन ना लो। डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। तो देखो, पहले मैंने आपको कहा था पहले 2 कॉलम्स बना लिया करो, ठीक है ना। तो यकम जनवरी 19 को प्रेजेंट वैल्यू आएगी इधर, ठीक है ना, ले लेंगे, लिख लो, चलो 226 निकल तो आई है। ठीक है, उसके बाद एरियर है या एडवांस है? एरियर है। तो फिर पहला 31 दिसंबर 19 पे पीरियड आना था, उस पर कुछ नहीं आया। फिर 31 दिसंबर 20 है। कौन बनाया टाइमलाइन पर्चे में जाया करने के लिए टाइम? ये तो करना ही है ना काम, ये कर ले। और गौर करो ना, इतना काम तो ऑपरेटिंग लीज में भी करते हैं। देखो ये तो लेसी की लीज है, फाइनेंस लीज ऑफ लेसर वो इसी जैसी थी, सारा कुछ करते थे। इवन ऑपरेटिंग लीज ऑफ लेसी के अंदर भी इतना काम तो ऐसे ही हम करते थे। तो ये काम सवाल में स्टार्ट में कर लो, ये तो हर सवाल के अंदर ही बनना है। ठीक है ना, करते हैं अभी ऑपरेटिंग लीज का सवाल, भूल लेना जवाब। ठीक है, कैश आया, रेंट कमाया, याद है ना। चलो जी, 100 31 दिसंबर 2021 100 31 दिसंबर 2022 100। अब इसको देख के भी आपको पता लग रहा है, अगर आप एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे एक स्टेप पीछे यहां पर आकर इसको रोक देगा, फिर आपको उसे मजीद सिंपल डिस्काउंट करके एक पीरियड ले जाना पड़ेगा। ये ना कहना सर हम सिंपल करके ले आएंगे, करके ले आओ भाई, फिर 15 इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है तो फिर भी बैठ के करते रहना सिंपल डिस्काउंटिंग। तो काम सीखना तो चाहिए ना हमें। 15 इंस्टॉलमेंट वाला सवाल होता है इसी तरह से, और यहां पर 15 इंस्टॉलमेंट्स आगे होती हैं। सारा सवाल, सारा अमाउंट स्केड्यूल बनाना तो वैसे भी जरूरी नहीं होता, आपको कहा हुआ है कई दफा। ठीक है, तो सिंपल डिस्काउंटिंग बताओ कितना टाइम लग जाता। तो अगर सेम इंस्टॉलमेंट्स हैं तो लगाओ एन्युटी का फॉर्मूला, एक स्टेप पीछे लाओ और फिर उसको सिंपल डिस्काउंट कर लो। ठीक है, तो ये वाला काम काइंडली जरा इधर देखे बगैर कर लीजिए जल्दी से।
जी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है तो बताएं। नहीं नहीं, सेम होता तो ये क्यों करवाता, लेकिन आसान ही है, मुश्किल कुछ नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका, अगले 5 से 7 मिनट, ठीक है, एट मैक्स 10 मिनट। सुने जी, अब 226 पर इंटरेस्ट रेट लगाएं। क्या आता है इंटरेस्ट? 23 कर लूं, यहां पे लिख लूं? देखें, यहीं पर ही लिखेंगे। वक्त बदला है, जज्बात बदलेंगे। बात समझें, ये बात आज थोड़ी डिफरेंट है। हमारा इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, पे नहीं हुआ तो क्या हुआ? 226 रुपए उसने हमें समझो दिए, लेसर ने। वैसे तो एसेट दिया है 226 का, लेकिन मैंने कहा था आसानी के लिए इसको लोन समझ लिया करो, जरा समझ आसानी से आ जाती है, ठीक है ना। 226 रुपए उसने हमें दिए इस्तेमाल करने के लिए, पूरा साल हमने उसको इस्तेमाल किया है। साल के एंड पे हमने उसे कहा, उसने कहा हाँ भाई किस्त, हमने कहा कोई नहीं किस्त, इसे स्टार्ट में वैसे डिसाइड करते हैं। हमने उसे कहा था यार जो भी हो प्लीज़ पहले साल किस्त ना लेना, ज़रा हालात फिलहाल टाइट चल रहे हैं, किस्तें दूसरे साल से रख लो, ज़रा ज़्यादा रख लो बेशक, ठीक है ना। तो आपस का एग्रीमेंट होता है, स्टार्ट में हो गया, ठीक है। अब पहले साल के एंड पे कोई किस्त हम पे करने नहीं जा रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट बना ही नहीं। मामला यह है कि 226 रुपए पूरा साल उसका इस्तेमाल कर लिया है, 226 रुपए भी पे करने थे, और 31 दिसंबर 19 पर अब ये 23 भी पे करना है। क्या मतलब? अगर 1 जनवरी 19 पर आप ये लीज कैंसिल करते तो लेसर को कितने पैसे देने पड़ते? 226। और अगर 31 दिसंबर 19 पे आप कैंसिल करो तो ये 26 भी देना है, ये 23 भी देना है। वो अलग बात है कि दिया कुछ भी नहीं है, यानी 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 कोई पेमेंट नहीं हुई, ना प्रिंसिपल पे हुआ, ठीक है, ना ही इंटरेस्ट ही पे हुआ। अब इंटरेस्ट पे नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अब पहली बार जिंदगी में देखने जा रहे हो कि वो कहेगा अच्छा 226, पहले वो कहेगा 226 में से कुछ दे दो, आपने कहा नहीं कुछ नहीं है। उसने कहा अच्छा ये 23 दे दो, उसने कहा ये भी नहीं है, कहा था तुम्हें किस्त नहीं लेनी, कुछ नहीं है मेरे पास इस साल, ठीक है। उसने कहा ठीक है ये 226 भी अब तुमने मेरा इस्तेमाल करना है, और ये 23 तुमने नहीं दिया मेरा, अब तुम ये भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम मेरा टोटल 249 अब अगला पूरा साल इस्तेमाल करने जा रहे हो। इसको कंपाउंडिंग कहते थे, अगर आपको याद हो एएफसी के अंदर आप, जी जी इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। देखो ना, बात समझने की कोशिश करो। 226 रुपए उसके इस्तेमाल किए पूरा एक साल, 23 रुपए का इंटरेस्ट बन गया, बन गया, बोलो बन गया। पे नहीं किया, जब पे नहीं किया तो ये भी पेएबल, ये भी पेएबल, ये 226 पेएबल था, देने से पैसे उसके, ये 23 भी पेएबल बन गया, तो 249 अब इसके पेएबल हैं। बोलो, ये 249 भी पे नहीं किए, फिर पूरा साल पे नहीं किया, और 31 दिसंबर 20 पे जाकर पे कर रहे हैं। ये बात समझ आई है? ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी कि डिस्काउंटिंग का चेंज था, ये मसला भी था इस सवाल के अंदर, मैं बात समझे हो? ठीक है, तो 226 रुपए पर इंटरेस्ट बनता था 23 रुपए साल का, ना 226 प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। 226 में से कुछ पे नहीं किया, और ये 23 भी पे नहीं किया, देखो जीरो पड़ा हुआ है, तो ये 23 भी पेएबल बन गया, हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई। अब वो लेसर ने क्या कहना है, तुमने 226 को भी इस्तेमाल करना है अब अगले साल, और ये 23 भी मेरा है जो तुमने नहीं दिया, ये भी तुम ही इस्तेमाल कर लो अगले साल, तो इसलिए कंपाउंडिंग हो जाएगी और इंटरेस्ट लगेगा किस पर? तो ये बन गया 25, लेकिन अब पेमेंट हो रही है 75 यहां पे, 174, अब इधर 17, 83, 91, 9, 91 और 0। ठीक हो गया जी? कैसा लगा फिर? बस ये एक सवाल करना है, इससे अगला आपको होमवर्क में दूंगा सिर्फ पढ़ा के, ठीक है ना। फिर आप अपनी ये अच्छा है ना, जरा साथ साथ लेसर भी नहीं भूलेगा, ये लेसी भी चल रहा होगा और लेसर भी चल रहा होगा, ठीक है ना, दोनों चलते रहेंगे साथ। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस भी था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, आसान बहुत है पर इंपॉर्टेंट बहुत है ये कॉन्सेप्ट जी। वो दरमियान वाले में भी आएगा, अभी तो नहीं ना आया, अभी इस सवाल के अंदर तो नहीं आया यार, क्या करते हैं चंदा, अभी तो बहुत कुछ होने जा रहा है तुम्हारे साथ। ये पूरा एक लेक्चर है, 24वां लेक्चर, जिसको मैंने 2 से 3 लेक्चर में तोड़ दिया। हर रोज
थोड़ा 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 जो है ना डोज आपको। हाँ और क्या, नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग को बर्डन नहीं डाला बस जी। अभी देखते हैं, करेंगे डेप्शन जी। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, यही है ना ईयर एंड। अच्छा, आप बड़ी तवज्जो से जरा 1 मिनट के लिए देख लें। यकम जनवरी 19, एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ यूज। हाँ ये अच्छा है, साथ साथ चले तो पक्का हो जाता है कि लेसर क्या और लेसी क्या। लेसी के केस में राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी, ओके। कितने से जी? 20 पॉइंट समथिंग, कुछ नहीं, 226। अच्छा 226 से राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी, ऑब्लिगेशन कर ले यार तू। उसके बाद पूरे साल में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन साल के एंड पे आकर भाई चाहे पे नहीं हो रहा, पेबल रिकॉर्ड करो, एक्रू तो हो रहा है इंटरेस्ट, पूरा साल उसका पैसा 226 इस्तेमाल किया है तो एक्सपेंस तो बन गया। अब एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। देखो भाई आपका सवाल था, किसका सवाल था? 226 ही है, एसेट 226 ही है, ये तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 23 से, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 23 से। उसके बाद डेप्रीसिएशन आएगी 31 नंबर। क्यों नहीं भाई, लेसी है, लेसी भूल दो ना, इसीलिए शुक्र कर रहा हूं बार बार। आज बल्कि यूं करते हैं, हाँ एक सवाल लेसर का करेंगे ऑपरेटिंग लीज, एक सवाल लेसी का कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा है, जरा ये सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। ओके जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देखें, हमने लेसी के केस में जो डिस्कशन की थी डेप्रीसिएशन की, वो क्या की थी? बोले ये अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर है तो यूजफुल लाइफ पे करेंगे, अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर है तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ। अब देखो ये बातें सारी रिवाइज करने वाली है ना, ठीक है, तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। अब हमारे सवाल के अंदर लीज टर्म गिवन है, कहीं पे यूजफुल लाइफ का जिक्र नहीं है, ना ही कहीं पे उसने ये ऐसी को बात की है कि यूजफुल लाइफ के एंड पे एसेट ने ट्रांसफर होना है। हमें इससे क्या, लीज टर्म तो है ना हमारे पास, तो बस लीज टर्म पे डेप्रिशिएट कर दो इसको। तो 226 डिवाइडेड बाय 4 जी, 57 कर लें। ठीक है, इतनी सी बात थी। चलो जल्दी से अब ये एंट्री करके अगले एक साल की एंट्रीज भी कर दो। शाबाश, हिम्मत करो। ठहर जाए 1 मिनट यार। ठीक है, हाँ बोलो। अगला साल मैंने किया है, आपने करना है ना, तो करो फिर। सवाल क्यों कर रहे हो? वो क्या, वो ये वो मैंने किया अभी अगला साल, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पहले करो कुछ। हर वक्त सफा बचाने की फिक्र रहती है तुम्हें गुजरांवाला वाले। आज रजिस्टर लेके आए हो तभी तो, साथ वाले से लिया, इन्वेस्टमेंट ही कर दी तुमने इकट्ठी। अच्छा लीज से लिया। ओनरशिप विल ट्रांसफर और विल नॉट ट्रांसफर वाला ले, ये रजिस्टर तुमने लिया। अच्छा, हाँ जी, हो गई एंट्रीज। बल्कि यार मैंने कुछ और तो करना नहीं है, ऐसी जगह बचा रहा हूँ। चलो अब तो हो गया। अच्छा जी, चलें अब रुक जाएं, नई चीज़ है थोड़ी सी जहाँ पे वहाँ पे। इधर देखें जी आप, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, पहली एंट्री तो कोई नहीं होगी, 31 दिसंबर 20 आएगा। अब जरा इधर देखिएगा प्लीज, नोट ना कीजिएगा 1 मिनट के लिए।
पुराने तरीके से एंट्री करते हैं, ठीक है, पुराने तरीके से एंट्री करते हैं। तो लीज लायबिलिटी डेबिट, अब लीज लायबिलिटी लिखा, मुझे वही लिखने दें मुझे, ठीक है। लीज लायबिलिटी डेबिट 75 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25 से, और कैश क्रेडिट 100 से। तो आपकी 75% एंट्री सही है। हाँ, इस पे भी नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, ये बता रहा हूँ। 75% एंट्री ठीक है, लेकिन एक मसला है इस एंट्री में। मसला ये है कि ये 23 का पेएबल फिर सदा पेएबल ही रहेगा। क्यों? आपने इसको डेबिट करके ख़त्म ही नहीं किया, ये तो पेएबल ही रह जाएगा, ठीक है। अब इस एंट्री के करने का तरतीब तरीका क्या होगा, ये ज़रा देख लें ध्यान से। हम कैश क्रेडिट किया करेंगे 100 से, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 75, इसको डेबिट किया करेंगे, सॉरी 25, ठीक है, इसको डेबिट किया करेंगे। और वो जो हमने पेएबल पे किया है, पेएबल पे हुआ है पे, अभी बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। इंटरेस्ट पेएबल को ख़त्म करोगे कितने से, 23 से था, और इसको हमेशा बैलेंसिंग कर दिया करो, कितना 52। असल में ना कहानी पता है क्या है, कहानी ये हुई है, कहानी कुछ इस तरह से हुई कि ये जो 23 था ये इंटरेस्ट पेएबल था, इसको हमने प्रिंसिपल कॉलम है ना, इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल में ऐड किया है तो अलग से पेमेंट नहीं कर रहे, इसी प्रिंसिपल की पेमेंट में इसको भी हमने निकालना था, ठीक है। तो दरअसल कहानी कुछ इस तरह से हुई कि ये 75 जो है ये सारे का सारा प्रिंसिपल नहीं पे हो रहा था, इसमें 23 रुपये हमने पिछले दफ़ा वाला इंटरेस्ट पे किया था और 52 रुपये, तो ये तोड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो जब पेमेंट पहली कर दी तो वो इंटरेस्ट फिर हमारा पे भी हो जाएगा जो हमने कंपाउंड करने के लिए रख लिया था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है, आसान है। रजिस्टर दो, मैं दोबारा ये एंट्री करता हूँ। आपका मामला क्या हुआ, पहले साल का रेंटल मिसिंग था, ठीक है जी। अब उस साल का जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया और प्रिंसिपल में ऐड हो गया, ठीक है, लेकिन हमने उसकी एंट्री कर ली थी। अब जब पेमेंट की बारी आई अगले साल के एंड पे 31 दिसंबर 20 पर, तो हमने सबसे पहले कैश को क्रेडिट किया। कितना पे हुआ जी 100। हमने कहा जी अब इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करें, जो इस साल का एक्सपेंस है वो 25 था। फिर सबसे पहले स्टेप में चलो ना, सबसे पहले क्या, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी छोड़ो, सबसे पहले आप जी स्टेप वाइज चलते हैं जी। कैश क्रेडिट किया आपने, ठीक है, फिर सबसे पहले आप कहो ये इस पेएबल को ख़त्म करो जी, इस पेएबल को क्या करो, ख़त्म करो। फिर सबसे पहले इस पेएबल को मैंने तरतीब से भी चल सकते, ऊपर से चल लो, ठीक है, तरतीब से चलो। इंटरेस्ट पेएबल को, बड़ी मेहरबानी जी, ख़त्म करो। स्टेप हो गया जी 23। अब इस साल का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करो 25, और बैलेंसिंग लीज लायबिलिटी, ठीक है 50। ये मैंने इसलिए इस तरतीब से लिखा ताकि यहां से आपको नजर आ जाए इस तरतीब जैसे होती थी, ठीक है ना। ये 23 से इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, और 52 से लीज लायबिलिटी डेबिट, और 25 से एक्सपेंस डेबिट, और 100 से कैश क्रेडिट, ठीक है, ओके। और अगला साल कोई नहीं है भाई आगे नॉर्मल है सब, ठीक है ना। ये इस साल का इंटरेस्ट भी पे हो गया है 25, और पिछले वाला 23 भी पे हो गया, 174 जो है, बस अब इसके ऊपर 17 का इंटरेस्ट है, वो अगले साल के एंड पे होगा। बस अगले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री आप कर लीजिएगा। और 32 को पढ़े जरा, ये होमवर्क में करना है, कोई क्वेश्चन तो पूछ ले जी। बेटा 1 जनवरी 20 पर क्यों एंट्री की, 31 दिसंबर 19 पे जो कर ली है इसकी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। बेटा वो हमारी एंट्री, वो हमारी एंट्री थोड़ी हो रही है, तो हमने वर्किंग कर रखी है मॉडर्न स्केड्यूल की, इसके अंदर हमने ऐड किया है जस्ट 249 के अंदर कितना था, सॉरी 226 के अंदर जो ऐड किया है हमने, एंट्री तो राइट ऑफ यूज की उसी 226 से की, फिर एंड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब समझे कॉन्सेप्ट, भाई बात ना करो आपस में यार, क्वेश्चन एक चल रहा होता है। 226 पेएबल किसको था, पेएबल किसको था, लेसर को प्रिंसिपल की मद में,
साल गुजरा, इंटरेस्ट कितना बना 23, पे नहीं किया, पेएबल हो गया। ये पेएबल भी किसको है, लेसर को, ठीक है। तो उसी का पैसा 226 भी और 23 भी अब लेसी ने पे नहीं किया, वो यूज किए जा रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए वो कहेगा 226 पे भी इंटरेस्ट दो और 23 पे भी दो, ठीक है। लेकिन ये 226 के बाद 23 की एंट्री की है, वो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल ही क्रेडिट किया। वो अलग बात है कि ये पेएबल भी टुवर्ड्स लेसर ही है और 226 पेएबल टुवर्ड्स लेसर ही था। अब वो प्रिंसिपल में चूंकि ऐड कर दिया है हमने, है इंटरेस्ट पेएबल, लेकिन प्रिंसिपल में चूंकि ऐड कर दिया है, इसलिए उसी प्रिंसिपल की रीपेमेंट के अंदर देखो 75 में से हमने उसको पे भी किया होगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, जो एंट्री हमने की इंटरेस्ट पेएबल, वो पेएबल ही तो है, टुवर्ड्स लेसर ही तो है, ठीक है। नहीं, क्यों नहीं, 249 इज नॉट आवर राइट ऑफ यूज, आवर राइट ऑफ यूज इज 226, 23 लाइबिलिटी में ऐड हो गया। हमने जो एसेट खरीदा था उस दिन 226 का था, राइट टू यूज जो लिया 226 का था, जो इंटरेस्ट बनता था वो पे नहीं किया, तो वो लाइबिलिटी में ऐड होकर अब उसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है। देखो ना 226 को डेप्सिट किया मैंने, देख लो उधर, देखो दूसरे साल की डेप्शन भी कर दूं, कंफ्यूजन हो रहा है शायद। तो एसेट 226 का ही है, नहीं वो इधर भी लिख लेने मुझे अब जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ताकि ये पत्थर पे लगी हो जाए। एसेट तो 226 का ही था, लायबिलिटी उस तरफ बड़ी थी पे ना होने की वजह से, ठीक है जी। ये हमने 31 किया क्लास वर्क और 32 आपका जा रहा है होमवर्क, ओके, लेकिन डिस्कस करने के बाद, ठीक है। पढ़ते हैं। बी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म इज 3 years, तो 3 साल की लीज है जी, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 180 आर टू बी पेड इन एरियर। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा यकम जनवरी 19 को हमारी लीज शुरू हुई है, ठीक है। ये 19 का साल है, ये 20 है, ये 21 का, और वो कह रहा है जी 31 दिसंबर 20 पर जाकर पहला किराया पे हो रहा है। पढ़ रहे हो और साथ ही हो ना, और सौते नहीं गए हो। 31 दिसंबर 20 जी, कितना 100 मिलियन, और 31 दिसंबर 21 पर 80 मिलियन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी एरियर का सवाल है, लेकिन पहला रेंटल मिस है। लेकिन इसके अंदर और खूबसूरती क्या आ गई, अब एनवीटी का फार्मूला भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो फिर बेवकूफ़ ही होगा वो बच्चा जो पहले इसको इधर लाए, फिर इसको इधर लाए, और फिर इन दोनों इकट्ठा करके इधर ले जाए, क्योंकि अब तुक नहीं ना बनती, ठीक है। जब सिंपल डिस्काउंटिंग ही करनी है तो इस 100 साहब को डायरेक्ट ही ले जाओ 2 साल पीछे, और इस 80 को डायरेक्ट ही ले जाओ 3 साल पीछे। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको, ओके, घर पे, ओके जी। तो कर लोगे सवाल। इसको 2 साल पीछे, इन्ना लिल्लाह, इसको 2 साल पीछे लेके आना है, इसको 3 साल पीछे लेकर आना है। उसी तरह से आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे, पहले साल के एंड पे किस्त पे नहीं होनी, लेकिन पैसा इस्तेमाल हो जाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने ऐड कर देना है अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर। ज़रा लिख लें इसको, बल्कि यहाँ पे ना ऐसे स्टार लगाएं अपनी बुक पे और लिखें। जिस साल में रेंटल मिसिंग हुआ करेगा, जिस साल में रेंटल मिसिंग हुआ करेगा, उस साल के इंटरेस्ट को बैलेंस के कॉलम में ऐड कर दिया करेंगे। जिस साल में रेंटल मिसिंग हुआ करेगा, उस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस को बैलेंस के कॉलम में ऐड कर लिया करेंगे, ठीक है। बेटा तू शेर, जिस साल में इंटरेस्ट, जिस साल में रेंटल मिसिंग हुआ करेगा, उस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस को बैलेंस के कॉलम में ऐड कर लिया करेंगे, ठीक है। नहीं लिखा गया अभी तक जी, सही है। अच्छा जी, अच्छा 33वां ना करना, उसके अंदर वो गड़बड़ें थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है। और 33, 34 ये सब करने हैं सवाल हमने, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ये अच्छा है ना, जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं,
इसको हजम करें, एक करवा दिया बस उस जैसा ही है, सिर्फ डिस्काउंटिंग में थोड़ी सी चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, ये करके आना है आपने। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 13 पेज 529 पे ओपन कर लें। जी वापस आ चुके हैं हम अपने लेसर भाई के पास, क्योंकि एसेट इज परचेज्ड बाय लेसर, और नीचे कह रहा है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर कर दो, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, नोट बनाओ। वाह 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 वाह। एसेट इज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 2009 बाय लेसर फॉर 80,000। अब डेट भी गिवन है तो इसकी एंट्री पास करेंगे, एंट्रीज मांगी हुई है ना। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज इज यकम जुलाई 2009। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ इज 10 साल, लीज टर्म इज 3 साल। सेमी एनुअल रेंटल्स पेबल इन एडवांस टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। फटाफट से पहले वर्किंग वन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में टेस्ट लगाते रहेंगे। वर्किंग वन तो होनी है ना, पहले 2 कॉलम बना लेते हैं, क्या मसला है, क्या ख्याल है। तो वो डस्टर से दानियाल मिटा दो, किसी नोट तो नहीं करना, एक मिनट बैठ, एक मिनट, नोट तो नहीं करना, किसी हाइब्रिड में किसी नोट करना हो, एक नज़र उधर वैसे सोल्यूशन किताब में मौजूद है लेकिन दिखा दें चले। बस एक बात याद रखनी है, इस कॉन्सेप्ट, ये जो अभी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है ना, जिधर अब आमिर भाई का कैमरा मौजूद है, कि जब आपका इंस्टॉलमेंट मिसिंग हो आपकी, तो आपने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया प्रिंसिपल में। जब अगले साल इंस्टॉलमेंट पे होगी तो आपने उसूल यही बनाकर रखना है कि कैश को क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट उस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना है, और फिर पिछले साल के इंटरेस्ट पेएबल को पहले डेबिट करके लीज लायबिलिटी को हमेशा बैलेंसिंग निकालना है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, अच्छा चले आ जाए जी। पिटा दें यार दाने आप जी। अच्छा वैसे टेस्ट लगा ही लेते हैं, अब फारिग टाइम है इस वक्त हमारे पास, टेस्ट लगा लेते हैं हम इस वक्त। बोर्ड हमारा मीटर है, ज़रा इतनी देर में हम बना लेते हैं। ये क्या है, ये कौन सा सवाल है, ये सवाल कौन सा है, 12वां सवाल है। दानियाल के भी ना मैंने अंदाज़ा लगाया दुश्मन बाबा ही हैं, बनते भी हैं वैसे जैसा ये है ना। पता नहीं कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अच्छा जी चलें, अच्छा जी देखें ज़रा ना, टेस्ट ज़बानी लगाने, एग्जामिनर को लिख के नहीं बताया करने, लेकिन चलें हम फिलहाल यहाँ पे लिख ही लेते हैं। नंबर 1, कहीं पे लिखा हुआ आया कि एसेट लाइफ के एंड पर लेसी को ट्रांसफ़र होना है, बोलो यार। लेसर का सवाल सही हमने कहना तो ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी है ना, क्या हो गया, ठीक है। लेसर का सवाल शुरू हो चुका है, लेसी का सवाल ख़त्म हो चुका है। इत्तलान अर्ज़ है, सब मुतला हों, इतला दी जाती है कि जाग जाएं, ठीक है जी। 5 टेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता लेसी के सवालों में। अगर मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं तो लेसर का ही सवाल है, इसी के अंदर ही फाइनेंस या ऑपरेटिंग है जी। क्या ओनरशिप ने ट्रांसफर होना है लीज के एंड पर बिना पैसे दिए? नहीं। क्या कोई ऐसी बात कि पैसे देकर ट्रांसफर हो जाए ना। क्या लीज टर्म जो है वो 3 साल है, कितनी 3 साल, क्या वो यूजफुल लाइफ का 75% कम अज कम है? 3/10 इंटू 100 किया तो आंसर इज नो, वो तो बहुत कम है, ठीक है। कितना बना? 30%। अच्छा नंबर 4, अच्छा अब वही वाली बात आ गई, कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकाल हम नहीं सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है। तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ ज़रा, लीज पेमेंट्स अभी निकालते हैं ना, वो टेस्ट भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था वर्किंग वन पहले कर लेते हैं, आप नहीं माने। बहरहाल क्या स्पेशलाइज नेचर का है ये? नहीं। चलो इसका मतलब पहले अगर हम लीज पेमेंट्स निकाल लेना तो फिर ये टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग वन कर लेते हैं जी। वर्किंग वन मैं तो कहता हूँ आप ही करें, 2 कॉलम्स बनने हैं फिलहाल, तो अगले कॉलम तो फिलहाल बनने नहीं है, डेट और इंस्टॉलमेंट। जल्दी करें जी।
जी देख लें, सेमी एनुअल रेंटल्स हैं, पेएबल इन एडवांस हैं और हर साल में 10% डिक्रीज इंक्रीज होने हैं। जी स्टूडेंट जी क्वेश्चन बोले। अच्छा यार इसको भाई को जगा दो तुम और तुम पीछे मुंह करके बैठ जाओ। ये पहली रो वाले भाई को थोड़ा सा ऐसे कोनी मार दें जी, पहली रो वाले भाई को कोनी मार दे और तुम पीछे मुड़ के बैठो, तुम पीछे मुड़ के बैठो। हाँ ये भी ठीक है। ये बैठे इसलिए वहां पे कि बस इधर उधर देखता रहो। बनाए जल्दी से, वर्किंग वन बनाए जल्दी से। ये अगर आपने बना लिया तो आपका आधा सवाल सही हो गया। जी पहला किराया क्योंकि एडवांस में है तो 1 जुलाई 9 को ही आ रहा है ना बच्चे ना, स्पीड आहिस्ता रखते हैं कि ज़रा अच्छा ज़रा सर शुरू कर देंगे फिर ही हम करेंगे। अजी सही नहीं है ये अप्रोच। फिर मेरा तो टाइम ज़ाया हो जाता है जो आप लोगों को देता हूँ, फिर मेरा तो टाइम ज़ाया हो गया वो। चार किरायों तक पहुंच जाएं जल्दी से सब, फिर रुक जाएं बेशक। चलें जी बस देख लें आप कितने बच्चे 4 किरायों तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे। इधर देखें जी, पहला किराया किस दिन है जी? 1 जुलाई 2009 पर। कितना है? 5000। अच्छा अब हर 6 महीने बाद किराया रिसीव करना है लेसन, किराया पे करना है लेसन, यूँ बोल दिया करो ठीक है ना। हर 6 महीने बाद किराया आना है, ठीक है। तो 1 जुलाई 9, फिर 31 दिसंबर 9, अभी फिगर नहीं लिखते, फिर 1 जुलाई 10, फिर 31 दिसंबर 10, फिर 1 जुलाई 11 और 31 दिसंबर 11। हो गए पूरे जी। 5000 और 5000 साल अब गुजरा है। ये मत कहना कि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है तो हम यहाँ पर 31 दिसंबर की वजह से कम कर रहे हैं। क्या कह रहा है वो? देखो क्या कह रहा है, किधर गया सवाल जी। तो कह रहा है सेमी एनुअल रेंटल पेएबल इन एडवांस है 5000, पे टू बी इंक्रीज 10% एनुअली। ये जो होता है ना एनुअल इंक्रीमेंट, ये लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। जैसे आप जब कभी जाएंगे किसी जगह को किराए पे लेंगे तो उस दिन जो एग्रीमेंट करेगा आपके साथ मालिक मकान, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसका ईयर उसका जो ईयर हो उस एग्रीमेंट का वो आपके फाइनेंशियल ईयर एंड से मैच भी कर रहा हो, जो आपने दुकान या आपने दफ्तर किराए पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसने अपने हिसाब से कहना है कि जी आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, आज मैं आपको ये बिल्डिंग किराए पे दे रहा हूँ, 1 साल बाद इसका किराया बढ़ेगा। तो ये ध्यान में रखना ज़रा कि जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है, एसेट कमेंसमेंट डेट है 1 जुलाई 9, उस दिन उसने कहना है 10%, ठीक है। तो अगर बीच में ईयर एंड 30 जून पे आ जाता तो ये नहीं कि आपने 30 जून अपना आपका ईयर एंड आ गया, आप इंक्रीमेंट लगा दें या डिक्रीज करने वाला लिखा तो डिक्रीज कर दें, ये नहीं करना। एग्रीमेंट के हिसाब से, लीज एग्रीमेंट के हिसाब से साल देखना है, ठीक है। तो लीज एग्रीमेंट के हिसाब से साल पूरा हो गया? पूरा हो गया? नहीं हुआ पूरा, ठीक है, बात समझे हो। 1 जुलाई 9 को अगर हमने ये एग्रीमेंट किया है तो इसका पूरा साल कब जाके होना है? तो फिर इसका मतलब 1 जुलाई 10 तक पूरा साल, बोलो बोलो बोलो, पूरा साल हो गया? हो गया नहीं हुआ? हो गया नहीं हुआ? सिर्फ फ़र्क ये है, थोड़ा सा बना ही लेते हैं इसको, ऐसे ही खाम खा परेशान करता रहेगा, बना ही लेते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है बेटा कि पहले एडवांस में पे कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम किराया ले रहे हैं, साल तो पूरा हो ही रहा है। कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो? कुछ बच्चों की शक्लें देख के मुझे लगा कि ये बना लेते हैं। हाँ जी, कितने साल हैं? किराया है सेमी एनुअल, ठीक है। 1 जनवरी को पहला किराया पे हुआ,
वो सॉरी यकम जुलाई, अच्छा ओके नाउ यही तो बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही थी, अच्छा हुआ कन्फ्यूज हुए यार। अच्छा जी, ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर, बोलो ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। हमारा ये साल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2009 पर, ये ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 9, ऐसे ही है बोलो। फिर 31 दिसंबर 2010, फिर 31 दिसंबर 2011 और इधर कहीं जाके आखिरी पेमेंट, ऐसे ही हो शायद, देखते हैं। अब 1 जुलाई 9 पर ये लीज स्टार्ट हुई। पहला किराया था ये, यहाँ पे पहला किराया था 5,000, अगला किराया 5,000, अगला किराया 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, गुजरा या नहीं गुजरा? ठीक है, पहले साल के एंड तक तो वो साल नहीं गुजरा था, इसलिए इस वाले किराए को बढ़ाने नहीं बैठ गए हम। मैं ये अर्ज कर रहा था, छोटी सी बात, ठीक है ना। आप कहो जी साल तो एंड हो गया, भाई आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, अभी एग्रीमेंट का ईयर एंड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी ज़रा नीचे ना ले आए, अब आना कौन है इसमें जी। हाँ जी, यकम को होगी इधर ऐसे, तो बढ़ ही जाना है ना, अल्टीमेटली किराया तो बढ़ जाना है, ये फ़र्क कोई नहीं पड़ता यार। ये इधर इधर अब कैसे एक दिन आगे करूँ, ठीक है। तो बढ़ाओ इसको ज़रा 5% बढ़ाओ, सॉरी 10%, ऊपर वाला 5% नज़र आ रहा था ना मुझे जी। हाँ यकम जनवरी 10, फिर यकम जुलाई 10, सही कह रहे हो, यकम जनवरी 11, फिर यकम जुलाई 11, फिर यकम जनवरी 12 और बस। अच्छा जी, 5,000 को इंक्रीज करें ज़रा, 5,000 प्लस 10% और 5,000 कर लें या 10% कर लें, एक ही बात है। ये बात समझ आइए, या 5,000 को के अंदर ऐड कर लें, 10% ऑफ 5,000 कितना बनता है? 5500, या 5,000 को 1.1 कर दें, 1.1 लिख देता हूँ, बल्कि 110 भी परेशान करेगा, 1.1 कर दें, यही आंसर आ जाएगा 5500। उसके बाद 5500 ही रहा, 1 साल और गुजर गया, ठीक है। इस किराए से पहले फिर बढ़ा लो 5500 का 1.1, 6050 एंड 6050। अच्छा, अब टोटल डबल 3 1। अच्छा ये सुने, अब लीज पेमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। हम लीज पेमेंट्स की मदद से एक नज़र चलें डाल लेते हैं। ये ना हो के वैसे तो इंटरेस्ट रेट भी नहीं गिवन, आप कह रहे हो कि जी इंटरेस्ट रेट भी तो नहीं गिवन, बस क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। टेस्ट लगाने वैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो टेस्ट हमारे चल रहे थे यहाँ पर, हमें नहीं मिली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट क्योंकि इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। लीज पेमेंट्स तो मिल गई ना, 33,100 बोलो, और फेयर वैल्यू है ये 80,000 इंटू 141%, तो इसका आंसर भी क्या आ गया? नो। तो ये सारे के सारे आंसर्स नो हैं, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग लीज है। अब एसेट अपनी किताबों में ही रखेगा और किराया रिसीव करेगा, हम एंट्री पास करेंगे, कैश आया और फिर रेंट कमाया, इस तरतीब से, ठीक है। साल में 2 बार है तो साल में 2 बार कर लेंगे, ठीक है, और सही है। लेकिन अगली बात, हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको रेंट को रिकॉर्ड करना होता है। रेंटल इनकम किस पे रिकॉर्ड करनी है जी? स्ट्रेट लाइन पे। अब स्ट्रेट लाइन एनुअल बेस पे नहीं कर लेनी, इंस्टॉलमेंट 6 मंथली है ना, तो इसको भी 6 मंथली कर लेना अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ 6 मंथ्स आएंगे 3 साल के अंदर? 6 आएंगे। ये तो होगी ना लीज इंस्टॉलमेंट टोटल। अब हम क्या लिखते होते हैं? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम 33,100 3 साल के अरसे में आनी है, लेकिन 6 महीने बाद आनी है, तो हर 6 महीने बाद रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो डिवाइड बाय 6 करो जी, 5517 पर 6 मंथ्स, ठीक है ना।
सेमी एनुअली भी लिख सकते हैं आप, ठीक हो। 5517 सेमी एनुअली, ठीक है, पर 6 मंथ्स। जी एंट्री शुरू करें। फॉर द ईयर एंडेड, पहला साल कब है जी एंड हो रहा? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 है, ओके 2009 जी। यकम जुलाई 2009 पर एसेट डेबिट, चलो ठीक है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया, मैं वहां पे लिखना भूल गया था, अभी जाकर लिखो। आपने पहली एंट्री की थी, लेसी का सवाल था, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। वहां पे आप लिखो लीज लायबिलिटी के आगे ब्रैकेट में जाकर पीवी, ताकि आपको पक्का होता रहिए। प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री में लिखवाया था ना एक दिन, उधर लिख लो, मैं भूल गया था बोलना, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर मैं अब नहीं भूल रहा, एसेट को रिकॉर्ड किस पे करना है, फेयर वैल्यू, ठीक है। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 80,000 से, ठीक है जी। अब ये मेरे दोस्त ने मेरी डेट सही करा दी थी ना, शुक्र है करा दी थी, ठीक है। ये डेट सही होने की वजह से मैंने यहाँ पे 2 एंट्रीज की जगह छोड़ी है, आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि आप कौन सा आमने सामने एंट्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए ताकि अगले साल यहाँ पर एंट्री आए तो आमने सामने एंट्रीज चलती रहे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ईयर एंड है, पहले 31 दिसंबर है, ठीक है। तो यकम जनवरी पे कुछ नहीं हो रहा, 31 दिसंबर पे जाके कुछ हो रहा है, देखते हैं। थोड़ी सी खुली खुली जगह ना छोड़ दें, डेट भी डालनी। अल्लाह करे आ जाए पूरी। अच्छा जी, मुझे बताएं कि यकम जुलाई 2009 पे कुछ पेमेंट रिसीव हुई है, उसकी एंट्री कौन करेगा? अब ये रेंट रिसीव हुआ है या रेंट अर्न किया आपने? रेंट रिसीव किया है या रेंट अर्न किया है? रेंट 5,000 रुपये अर्न किया है या रिसीव किया है? अर्निंग तो ये है, रेंटल इनकम 55-17 है हर 6 महीने की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी आपको थ्योरी देखूंगा, टाइम बचा तो पढ़ा दूंगा। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आप इनकम को स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर लो, अनलेस के कोई और बेसिस आपको अप्रोप्रिएट लगे। आपने तो वो नहीं सोचना, पर्चे में कोई बेसिस अप्रोप्रिएट होंगे तो खुद बता देगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस करते जाओ या आउटपुट मेथड की तरह, जिस मिसाल के दे रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेट के डिफरेंट मेथड होते थे। अगर कोई डिफरेंट बेसिस होंगी सवाल खुद बताएगा, वरना आपने स्ट्रेट लाइन पे रखना, ठीक है। तो इनकम ये पड़ी है, ये है हमने यकम जुलाई को रिसीव किया, ठीक है। तो यकम जुलाई 2009 को पैसे रिसीव हो रहे हैं और इनकम भी अर्न हो रही है इसी दिन खड़े होकर, पहले ही दिन नहीं, ठीक है। पहले बात करते हैं, कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल, आप कहोगे एडवांस है ये, हमने कल ही डिसाइड कर लिया था, चाहे रेंट रिसीवेबल हो चाहे अनअर्न्ड हो, हमने एक ही अकाउंट बनाना है। इसको नोट के तौर पे लिख भी लिया करेंगे सवाल में, लेकिन फिलहाल चलने दो, ठीक है। तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट याद आ रहा है, कैश डेबिट डेटर, पहले हम लिख देते हैं आया, फिर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर कमाया लिख रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही चलना है आपने, उसका फायदा आपको आज वाले सवाल में खूब नजर आएगा, ठीक है। बल्कि अभी थोड़ी देर बाद हम इससे अगला सवाल करेंगे तो 2 मिनट के अंदर आपका सोल्यूशन सारा बदल जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमने एक तरतीब बना ली। जो ऑपरेटिंग लीज का सवाल है, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि आपने स्ट्रेट लाइन पे इनकम रिकॉर्ड करनी है। इसका मतलब कैश रिसीट और इनकम अलग अलग हो सकती है। हमने एक असूल रख लिया कि कैश के आने को पहले रिकॉर्ड करेंगे और फिर इनकम के कमाने को रिकॉर्ड करेंगे। सवाल चाहे एडवांस वाला हो चाहे एरियर वाला हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है।
बस सही है। तो कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जी? 5,000 से। ऐसे कर दो अगर आपकी इजाजत हो तो। रेंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 5,000 से। ओके, और फिर किस दिन इनकम रिकॉर्ड करोगे? 1 जुलाई को ही 31 दिसंबर 2009 पे आपने ये इनकम कमा ली है, तो फिर रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। ठीक है, 5517 5517। तो आपको सिर्फ ये बात हजम नहीं होती, असल में तो बचपन में ये सीखा था ना कि ये रेंट अनअर्नड लिख लो, ठीक है, अनअर्नड को डेबिट करके इनकम बनाओ। भाई वो फिर मुसीबत है ना, हर दफ़ा बदलते रहे। एक बार सवाल चलते चलते ही रिसीवेबल से अनअर्नड, अनअर्नड से रिसीवेबल बन सकता है, फिर क्या करेंगे? तो ज़िंदगी आसान रखी हुई है, हमने एंट्री बस यही करनी है। अगर ऑपरेटिंग ये लेसर की ऑपरेटिंग लीज का सवाल होगा तो हमने हमेशा कैश रिसीव्ड की एंट्री पहले करनी है और रेंट अर्नड की एंट्री, इनकम की एंट्री बाद में, ठीक है ना। कैश आया की एंट्री पहले, रेंट कमाया की बाद में। एक बात, दूसरी बात, एंट्री हमेशा यही रखनी है, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। वो डेटर का लेजर ध्यान में रखना है, ठीक है ना, जिसके अंदर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट ओरिजिनली क्या होता था? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। हमने कहा इसको उलट कर दो, पहले एंट्री करो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर डेटर डेबिट इनकम। बस ये पक्का रखना है आपने, ठीक है, कि पहले आपने कैश आया फिर रेंट कमाया की एंट्री रखनी है। सवाल कभी गलत नहीं होगा, आप आसानी से ये काम कर जाओगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जी मुझे जरा 2 लाइनें खाली छोड़ने दें यहाँ पर। 55 सॉरी, हाँ यार गलत लिखा हुआ था मैंने। अच्छा जी, तो 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रिसिएशन करा दो ना यार, ऐसे ने डेप्सिट नहीं होना। ये खरीदा नहीं था, निकाला भी नहीं है इसने, 10 साल इसकी जिंदगी है, 3 साल के लिए 3 साल के लिए लीज पर दिया इसने, तो 2 साल किसी और को देगा, 4 साल किसी और को देगा, ये एसेट इसी के पास ही रहना है। लेसी का सवाल गया, यही मैं चाह रहा हूं कि आप इतने क्विक हो जाएं इन दोनों के अंदर, आपको कंफ्यूजन हो ही ना। अभी लेसी की डेफिनेशन का रूल पढ़ के आए हैं। लेसी के लिए तो हम सोचते हैं ओनरशिप विल ट्रांसफर, तो फिर यूजफुल लाइफ, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। लेसर के लिए तो ये पीपीई था, तो पीपीई के तो वही पुराने रूल्स हैं, तो हमें यूजफुल लाइफ पे इसको डेप्सिट करना है। हमने इस एसेट को 10 साल लाइफ है ना, 10 साल इस्तेमाल करना है, 3 साल इसको दे दिया, 2 साल उसको दे दिया, साल इसको दिया, 6 महीने इसको दे दिया, 2 साल उसको दे दिया, ऐसे करके हम किराए पे देते रहेंगे इस एसेट को, ठीक है ना। लेकिन हमने बीइंग अ लेसर इसको 10 साल ही इस्तेमाल करना है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000 आ गया। हाँ, इसने 8,000 बोला है, इसने बोला है 8,000। इसको ये समझ नहीं आई कि 1 जुलाई 9 को हमने खरीदा है, तो 31 दिसंबर 9 तक 6 महीने इस्तेमाल किए हमने, ठीक है, इनटू, और किस किसने बोल लिया था दिमाग के अंदर 8,000 डेफिनेशन, बोले ईमानदारी से, कितने अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है, बात मान लेते हैं जी। ईयर एंड 31 दिसंबर है हमारा, ईयर एंड 31 दिसंबर है, ठीक है। भाई ये सवाल अगले साल की एंट्रीज नहीं करनी, ठीक है, इस साल की एंट्रीज करो, ध्यान से हजम करो, फिर मैं आगे जाऊंगा, मैं रिलैक्स होकर रुक रहा हूँ, ठीक है। चलें, शाबाश, जल्दी करें, एंट्रीज करें, खुद करें, तसल्ली से देखें, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। ऐसे मुझे लगा शायद ऐसे 1-2 सवाल मुझे ऐसे आए हैं यहाँ से कि मैं डर गया हूँ ज़रा, कोई नहीं, 2 मिनट रुक गया मैं, जल्दी से करो एंट्रीज। ये काम मैंने थोड़ा सा पहले लाइन छोड़ते हुए ध्यान था, इधर रख लेना चाहिए था इसको। 1 जुलाई, आप अपना काम करें, आपके काम की बात ही नहीं है। कैश डेबिट, मैं अपनी ज़रा प्रेजेंटेशन सही कर रहा हूँ। 1 जुलाई 2009
अच्छा, थोड़ी सी कोशिश तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में अगले साल की एंट्रीज करने की। एडवांस का सवाल है, 1 जनवरी 10 को, अगला साल का पहला दिन, पहली एंट्री नहीं होनी, मैंने जगह छोड़ दी, सामने सामने देखें, पहली एंट्री हमारे उधर ही है, पहली एंट्री नहीं होनी। दूसरी एंट्री 1 जनवरी 10 को क्या होगी, कैश आया 5000, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर 30 जून 10 पे 6 महीने गुजरेंगे तो रेंट कमाया, तो रिसीवेबल को क्रेडिट, ये डेबिट करके इनकम को आज क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर अगली किस्त आएगी 1 जुलाई 10 पे, कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर उससे अगली एंट्री 31 दिसंबर 10 पे जाके कमा लिया, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, और डेबिशन की एंट्री कर लो जल्दी से। फिर मैं करता हूँ, पहले आप करो, जल्दी करो। ये अप्रोच रखोगे इजीली होते जाएंगे सवाल। एक ही तरह से हमने कल सवाल किया था, कल कौन सा था, एरियर का सवाल था, बोलो, और एनुअल था। आज एडवांस पे आ गया और सेमी एनुअल हो गया। अभी थोड़ी देर बाद ये सवाल एडवांस की बजाय एरियर पे चला जाएगा और सेमी एनुअल रहेगा। हमारी एंट्री भी नहीं बदलेगी, तरतीब भी नहीं बदलेगी। ऐसा बच्चा भी है जिसके पास अभी तक बुक नहीं है? सबके पास ही है, चलो शुक्र है। वरना मैं इन जो क्वेश्चंस वो लेक्चर 24 वाले चल रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन और सोल्यूशन फिर मुझे देने पड़ते। चलो आ गई तो अच्छी बात। यार यहाँ पे कहीं पे हम वो बना रहे थे लेक्चर नंबर, कहाँ गया वो, तो नहीं कौन सा है, हमने थोड़े पहले कौन सा सवाल किया था, 30 कौन से पेज पे था? हाँ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था ना। हमने यहाँ पे लेक्चर 25 में क्वेश्चन नंबर कौन सा भी किया, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी 13 चल रहा है, पेज नंबर, ये लिखते रहे ना। सॉरी। जी कितने बच्चे कर चुके हैं एंट्रीज? जल्दी करें। जी 10 में आ गए हैं। 9 के साल की सिर्फ एक ही रिसीट थी, ठीक है। ये 10 के साल में आए तो साल के पहले दिन ही एडवांस में 5000 रुपया कमाया। ये कमाया नहीं, कमाया तो ये पड़ा हुआ स्ट्रेट लाइन हर 6 महीने बाद, ठीक है। तो 1 जनवरी 10 कैश डेबिट, एक मिनट यार राइटिंग छोटी होगी, माजरत जी, कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 5000 से, ठीक है जी। और अब 6 महीने गुजरने पर ये रेंट कमाया आपने 30 जून 10 पर, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 5517। फिर इसी साल के अंदर 1 जुलाई 10 पे 5500 आया है। 1 जुलाई 10 पर कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 5500।
और 31 दिसंबर 10 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 5517 से, और 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 4000 से। ओके, ठीक है, क्योंकि इस साल पूरा साल इस्तेमाल हो। अगला साल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जल्दी से तरफ प्रैक्टिस के लिए बना दें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ज़रा जल्दी से। अगला साल रिक्वायर्ड नहीं है, मैं भी लिख दूंगा एंट्रीज, फिर मैं लिख के मिटा दूंगा, आप लिख रहे हैं। इकट्ठी करना चाह रहे हो? इकट्ठी नहीं करनी, हाँ अलग अलग रखनी है। बेहतर तो 30 जून ही रखो, क्योंकि हम ये कह रहे हैं पहले 6 महीने की इनकम छठे महीने के आखिरी दिन कमाई जा चुकी है। जैसे अगर मैं को मुलाजिम रखूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल है, 30 अप्रैल महीने का आखिरी दिन है, तो मैं 1 मई भी ना करूँ उसकी तनख्वाह देने के लिए, क्योंकि 30 अप्रैल को उसकी मजदूरी अर्न हो चुकी है। वो कहते हैं ना पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं 30 अप्रैल को उसकी तनख्वाह दे दूँ, क्योंकि उसने 30 अप्रैल को वो कमा ली है। तो मेरे ख्याल में बेहतर तो 30 जून ही है। ये डेट सेम हो जाएगी एरियर के सवालों में, उस वो सवाल आपको सुकून में रहेंगे फिर। जी 1 जनवरी 11 कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 5500 से, ये 1 जनवरी 11 5500 से। मैंने मिटा देना बस, ऐसे आपके लिए लिख रहा हूँ ज़रा। और 30 जून 11 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 5517। फिर इसी तरह से 1 जुलाई 11 पर कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल, भूल जाओ ना कि रेंटल अनअर्न्ड भी कोई चीज़ होती है, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बस कैश आया तो रेंट रिसीवेबल, कैश डेबिट होना है, कैश से याद रखा करो, ठीक है। और जब इनकम कमाई तो इनकम ने क्रेडिट होना है, तो रेंट रिसीवेबल एक बार क्रेडिट हुआ करेगा, अगली बार डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। 6050 और 31 दिसंबर 11 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट, वही 5517 स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। और डेप्रीसिएशन की एंट्री भी यही हो जाएगी 8000 से। ठीक है ना, ऐसे ही किया था। समझ आ रही है? चलो फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट 2009 और 2010 के लिए बनाते हैं। जी इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा कितना जी? 4000 और 8000। तकलीफ हो तो माइनस का साइन लगा सकते हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो। उसके बाद रेंटल इनकम है, मत देखना एंट्रीज को, रेंटल इनकम है, मत देखना एंट्रीज को। 1 जुलाई 9 को लीज स्टार्ट हो रही है, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 9 पर। हर छमाही में 6 माह में 55-17 की इनकम आनी है,
तो यकम जुलाई 9 को जो लीज शुरू हुई तो 31 दिसंबर 9 तक कितने 6 महीने गुजर गए? एक 6 महीने गुजरे हैं, इसलिए 5517 आपकी 2009 की इनकम बनेगी। ठीक है जी। और 2010 के अंदर पूरा साल रेंट पे दिए रखा, किराए पे दिए रखा, ये तो पूरे साल में 2 दफ़ा 6 महीने आए तो 5517 प्लस 5517 कर लो या इंटू 2 कर लो, 11034। ठीक है जी। किसी ने 1 भी बोला बीच में, ये वही था जो बगैर कैलकुलेशन किए जवाब दे रहा होता है बच्चा। अच्छा चौधरी साहब, कुछ मुलाजिम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मुलाजिम नोट करते हैं, चौधरी साहिबान बैठ के बस एंजॉय करते हैं लाइफ को, है ना। फरसे में फिर बैठे होते हैं। चौधरी साहब विना वाले को उठा दो। देखा, जो किसी को कहता है वही होता है। कहते हो हाइब्रिड वाले को देख के कह रहा था सर वो सोया पड़ा है। मेरे चांद बेंच पे खड़े हो जाओ जरा तुम, मेरे स्टूडेंट हो तो बेंच पे खड़े हो जाओ, आज खड़े हो जाओ, वरना फिर बस मैं नाराज हूँ तुमसे। ठीक है, जाओ फिर मैं नाराज हूँ तुमसे। हो गया खड़ा? बस बैठ जा। तू सच्ची पहले मुझे इधर मुंह तो करने देता मुझे यार। कौन सा भाई कैमरा निकाल रहा था? आमिर भाई? आमिर भाई का तो पहले ही कैमरा है जी। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसे लिख ही लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। 80,000 में से 4,000 माइनस करें तो 76,000। 76,000 में से 8,000 माइनस करें तो 68,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद केड़ा लीजेबल नॉन करंट, केड़ा करंट, सुकून ही जिंदगी के अंदर बहुत है। बस एक ही काम है, रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड हो सकता है वो चेक कर लें। उसके लिए हम वर्किंग किया करते हैं छोटी सी, ठीक है, वर्किंग 2 और लेजर बनाते हैं जिसका नाम रेंट रिसीवेबल ही रखते हैं। जिंदगी आसान रखी हुई है। ठीक है जी। अच्छा अब इधर देखो, कैश आया और रेंट कमाया। ठीक है, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। डेट्स लिख लेते हैं, वैसे जरूरत तो कोई नहीं है, वैसे इसके अंदर ये बता दूं। ठीक है जी, कैश और इनकम एक लाइन खाली छोड़ दो, एक ही आना है ना पहले साल में। दूसरे साल में इधर देखो, ओपनिंग की जगह छोड़ो, कैश इनक बस। ठीक है, आखिरी लाइन खाली और ये वर्किंग पूरी। ठीक है, अब पहले साल 5,000 आया, 5517 कमाया। अगले साल 5,000 आया, 5517 कमाया। 5500 आया, 5517 कमाया और कहानी खत्म। हाँ बस अब क्लोजिंग निकाल लें। पहले साल में कोई ओपनिंग है नहीं। अब देखना जरा ध्यान से कि हमने कमाया तो 55 था लेकिन रिसीव सिर्फ 5,000 हुआ था, तो क्लोजिंग डेट पे हमारा रिसीवेबल बनता था। हमने ज़्यादा कमाया था, रिसीव कम हुआ था, तो रिसीवेबल तो एसेट होता है। क्लोजिंग इस तरफ आ गया, कितना 517। भाग के गए हम इधर, हमने जाकर लिखा करंट एसेट्स में रेंट रिसीवेबल, हो सकता है अगले पीरियड में अनअर्न्ड बन जाए, ये कभी नहीं सोचना आपने, बड़े ध्यान से देख लेना है हर बार। ठीक है ना जी। 517 अगले ईयर में इस क्लोजिंग को ओपनिंग बनाए 517। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, बताओ क्लोजिंग इधर ही आ रहा है। 1051 का रिसीवेबल ही है तो 1051 वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस। ठीक है जी। यहां कहीं करके नोट भी बना ले। नोट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, लेसर का सवाल है। नोट बनेगा, मैच्योरिटी एनालिसिस बनेगा, फिर रेकंसिलिएशन बनेगी। हाँ कर दिया कर, चुप करके ना हाँ कर दिया कर, सोचा ना कर। ऑपरेटिंग लीज में कौन सा तुमने रेकंसिलिएशन बनाई थी यार, हद हो गई। हाँ ऑटो पे लगा हुआ ये।
क्या कह रहा है? किसको? और बदनाम भी मेरा नाम कर रहा होगा उधर कि डेटर्स को डेप्रिशिएट कर दो। नोट बनाना है जी, अभी बनाएंगे, अभी तो एक सवाल और करना है। मैच्योरिटी एनालिसिस, इधर देखें जी, बना लें 9 के साथ जी, ठीक है। 31 दिसंबर 2009, 31 दिसंबर 9, इधर देखो देखो देखो, काम वही करना है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन, कल नोट नहीं बनाया था ना, बना रहे हैं आज, बना रहे हैं आज भी जी। 10,000 नहीं, 31 दिसंबर 2009 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 2010 तक सब लेस देन 1 ईयर में, 31 दिसंबर 10 तक ये दोनों आ रहे हैं, तो लेस देन 1 ईयर 5,000 प्लस 5500, 10,500, फिर इधर खड़े होकर 1 to 2 ईयर्स, वो 11 का साल बनेगा। हम 31 दिसंबर 9 पे खड़े हैं, तो लेस देन 1 ईयर 10 वाला साल, 1 to 2 ईयर 11 वाला साल, तो 1 to 2 ईयर्स 5500 जमा 6,050, 11,500, 550, अच्छा अच्छा। उसके बाद 2 to 3 ईयर्स 6,050, टोटल 100। करो भाई, नोट करो, जल्दी करो। मैंने अभी ये मिटा देना एकदम से, क्योंकि मैंने 14 क्वेश्चन करना है इसी के साथ ही, वो नहीं है शामिल, वो शामिल नहीं है आज के उसमें। आज तो दूसरा सवाल पास पेपर का करना है, वो शामिल है। ये तो 14 तो बस ऐसे ही है, ये कोई सवाल है? हम कोई गुलाम हैं? आजकल रिंग टोन से यही बन गई है, फोन करो ना आगे से, हम कोई गुलाम, आगे डर जाते हैं। भाई अभी तो लीगल 10 मिनट पड़े हैं, क्या हो गया आप लोगों को? तो रोज़ा क्या कहता है यार, ठंडी हवाओं की मशीनों में बैठे हुए तुम लोग, अल्लाह के बंदो, ऐसे रोज़े जो अल्लाह पाक ने दे रखे हैं, क्या तंगी है आप लोग? लगा हुआ रोज़ा इतनी ठंड में बैठ के ख़त्म हो जाता है, आप लोग रोज़ा कर रहे हैं? भूख लगती, तुम्हें भूख भी लगती है? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, सुने आप इधर आए, क्वेश्चन 14 चेक करें। ये बेशक आप होमवर्क में कर लेना, लेकिन चेक तो करें, मैं अभी कर देता हूँ। आप ट्राई करने के लिए ना, जरा प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए बेशक घर पे कर लेना। कहता है जी, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 13, अज्यूम सेमी एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर्स। अब इधर देखें जी, सवाल के अंदर कहाँ कहाँ चेंज आएगी, जरा ध्यान से एक दफा देख लें। सवाल कहाँ है? अच्छा, नोट करना है। करें जी, करें, तस्वीर किसी कहीं, जल्दी करें, 1 मिनट दिया आपको। क्या यार, वैसे आप लोग अभी तक कर क्या रहे थे? मैंने कहा भी है, मैंने ये मिटाना है। जी टेस्ट है, क्यों नहीं है जी?
हैं? आज लेक्चर 24 है ना, लेक्चर 23 तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जी सिर्फ लीजेज ही है, और कोई फरमाइश? हाँ जी, हो गया नोट। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 में क्या कहता है कि सेमी एनुअल रेंटल्स हैं, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ रेंटल जो है वो एरियर में है। ये खूबसूरती इस तरीके की ये है कि आप देखिए कितनी को चेंज आ रही है। सवाल में ज़रा ध्यान से देख लें, मैं चेंज को ब्लू से लिखूंगा, वैसे तो ये मिटा देते हैं, चलो ये भी लगा रहे। बस क्या देखें जी, अगर एरियर में है, यकम जुलाई 2009 पे लीज शुरू हुई थी, तो पहला किराया आएगा, बोलो, 31 दिसंबर 2009, दूसरा 30 जून 2010, तीसरा 31 दिसंबर 2010, चौथा 30 जून 2011, पांचवा 31 दिसंबर 2011, अभी एक और रहता है 30 जून 2012। बाकी ये भी सेम अमाउंट्स हैं, ये टोटल, ये डिवाइड बाय 6 पर मंथ, पर 6 मंथ भी यही है, ठीक है। अब यकम जुलाई 9 पे एसेट खरीदा जी, खरीदा तो उसने इसी पे था ना, खरीदे की डेट तो नहीं चेंज हुई एरियर की वजह से, तो एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 80,000 से। फिर पहला किराया आया 31 दिसंबर 2009, तो 31 दिसंबर 2009 पर ही कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, और फिर इसी दिन कमाया की एंट्री भी की थी हमने, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम। आगे बढ़े, नेक्स्ट ईयर पहली एंट्री कोई नहीं है, दूसरी एंट्री है 30 जून पे, यानी सेम डेट हो गई, ठीक है, आसानी हो गई। वो भाई साहब सेम डेट पिछले में करने चले थे, सेम डेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। एरियर के सवाल मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, एरियर के सवालों में सेम हो जाती है। तो 30 जून 2010 कैश आया, डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, और इसी दिन रेंट कमाया, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट 31 दिसंबर 10 जी, कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, और रेंट कमाया, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, बाकी डेफिनेशन वही, बैलेंस शीट वही है, इनकम स्टेटमेंट वही है, चेक कर लो, चेक करना है तो। इनकम स्टेटमेंट के अंदर 1 साल का इंटरेस्ट जाएगा, और इंटरेस्ट का रेंट जाएगा, 5,000 जो कमा लिया, ठीक है, 31 दिसंबर 2009 पे कमा लिया ना, आ भी गया, कमा भी गया, ठीक है, तो फिर वो इनकम में जाएगा 1 साल का, और अगले साल 6 महीनों का, और अगले साल 2 दफ़ा 6 महीनों का जाएगा, वही है, वही रहना। बैलेंस शीट में एसेट उसी तरह से नजर आएगा, रेंट रिसीवेबल भी वही रहेगा, चेक कर लो बेशक, सिर्फ डेट चेंज हुई है, वो भी एंट्रीज के अंदर तो सिर्फ 3 जगह पे डेट चेंज हुई, ठीक है। इवन मेच्योरिटी एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है। देखो 31 दिसंबर 9 वाले साल के लिए इसी के नीचे लाइन लगानी है, बाकी सारा वैसे ही है, सारा वैसे ही है। ये 31 दिसंबर 9 पे खड़े होकर ये 1 साल 10 वाला, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर ये 11 वाला, और 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर ये 12 वाला साल है, सब कुछ सेम है। तो ये फ़ायदा है इस तरह से एंट्रीज करने का, ठीक है। पास पेपर 13 जरा ओपन करें जी, जी बोलें बोलें बेटा बोलें, पास पेपर 13 जी, क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलें। पास पेपर तो कराने, क्वेश्चन तो फिर करिएगा। अभी 10 मिनट लीगल पढ़े हैं, पता नहीं आप लोग, पहले लीगल टाइम पूरा हो तो फिर इलीगल करूंगा थोड़ा सा, 5-7 मिनट। अच्छा, 131 पेज पे है कोल लिमिटेड। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेज 131 है।
कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन 1 जनवरी 19 CL acquired a machine on lease. ओके लेसी है तो फिर राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। लीज पेमेंट्स के अंदर हम डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन लेंगे, अगर परचेज ऑप्शन हुआ तो, नहीं तो GRV लेंगे, ठीक है। और अमाउंटाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और राइट ऑफ यूज़ भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। कहता है जी फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ऑन एक्विजिशन वॉज 70 मिलियन। अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया, अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया, क्या लिखा था यहाँ पर, ये देखो, एसेट इज परचेज्ड बाय लेसर फॉर 80,000। इग्नोर नहीं किया था इसको, बल्कि एंट्री पास की थी, फेयर वैल्यू से एंट्री पास की थी। लेसर के सवाल के अंदर फेयर वैल्यू को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उससे एंट्री पास करते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि एसेट ने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होना होता है। और लीज रिसीवेबल, चलो छोड़ो वो लेसर वाले सवाल में देखें, एसेट ने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होना होता है, अगर डेट गिवन हो तो ये एंट्री करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लेसी के सवाल में आते हैं तो फिर हमें इस फेयर वैल्यू को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, क्योंकि हम तो लेसी के सवाल में लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज डेबिट करते हैं और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, किससे, प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। वैसे ये मैंने गलत बोलना ये चाहिए था कि लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी तरफ वाली एंट्रीज रखेंगे ये अलग, ठीक है। अच्छा आगे जी कहते हैं CL इनकर्ड, आज लेसी पे कर रहा है IDC ऑफ 5 मिलियन। IDC क्या कहा था मैंने, IDC लॉयर को दिए, ठीक है। अच्छा इसकी एंट्री क्या की थी, कुछ याद है? लेसर ने इसकी एंट्री की थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लेसी भी इसकी एंट्री वही कर लेगा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, बस इसके एसेट का नाम क्या है, राइट ऑफ यूज, ठीक है। तो ये जगह खाली ना कर ले। जी तो ये IDC की एंट्री लेसी क्या करेगा, राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट, ये IDC की एंट्री, ठीक है। ऊपर एंट्री हुई पड़ी होगी, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, वो प्रेजेंट वैल्यू से टोटल एसेट ही बनेगा, ये भी राइट ऑफ यूज बन गया ना, एसेट ही कॉस्ट का पार्ट बना लिया। फर्क ये है कि वो IDC पे की थी लेसर ने, ठीक है, और ये IDC पे कर रहा है लेसी। तो उसके अंदर थोड़ा सा मसला ये आया था कि लेसर के पास एसेट 10 साल के लिए मिसाल के तौर पर पड़ा था और IDC उसने पे की थी 3 साल की लीज की एग्रीमेंट बनाने के लिए, तो हमें फिर IDC को 3 साल पे डेफिसिट करना पड़ा था और एसेट को 10 साल पे, कुछ ऐसा हुआ था ना। यहाँ पे वो मामला भी कोई नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। लेसी ने इसी लीज के लिए IDC के पैसे, इसी लीज के लिए लॉयर को पैसे दिए हैं, तो जितना लीज टर्म होगा वही जो है वो IDC की लाइफ होगी, है ये एसेट ही। आपने जब ये एंट्री पास करनी है तो कुछ इस तरह की कहानी होगी, मैं दूसरी एंट्री भी साथ ही, वैसे वहाँ पे एंट्रीज करनी है अभी तो मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल जी राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट जो करनी है ना हमने, वो प्रेजेंट वैल्यू वाली, ठीक है, वो एंट्री होगी। उसमें जो राइट ऑफ यूज आएगा वो प्लस ये वाला राइट ऑफ यूज, ये दोनों मिलकर राइट ऑफ यूज बनेंगे और डेप्रिसिएशन के लिए इकट्ठे यूज होंगे, ठीक है। ओके इन्ना बिल्ला, चले ठीक है जी, चले अब आगे पढ़ते हैं। एक तो ये पता लग गया कि IDC की क्या ट्रीटमेंट होती है। IDC CL ने पे की IDC ऑफ 5 मिलियन और ये आ गई एंट्री IDC की ये एंट्री है, ये ट्रीटमेंट है, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, जैसे उसने लेसर ने भी किया था, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। इसके पास तो एसेट का नाम क्या है, राइट ऑफ यूज। जी गुजरांवाला वाले बेटा वो तब करेंगे, देखते हैं जब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो तो हम लोअर पे करते हैं, ओनरशिप विल ट्रांसफर हो तो यूजफुल लाइफ पे करते हैं। इन एनी केस दोनों सूरतों में जिस
जिस लाइफ के ऊपर आप या जिस टर्म के ऊपर आप राइट ऑफ यूज को डेफिसिट कर रहे हो ना, ये लेसी वाली आईडीसी भी उतने अमाउंट के ऊपर ही, उसी लाइफ के ऊपर ही डेफिसिट होगी, क्योंकि ये इसी लीज से रिलेटेड राइट ऑफ, ये इसी लीज से रिलेटेड आईडीसी है। ठीक है यार, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है, ऐसी सूरत में आपने उसको किस पे डेफिसिट करना था? यूजफुल लाइफ पे। तो यूजफुल लाइफ 5 साल थी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और ऐड करके 5 में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही थी, आपने शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म के ऊपर करना था। भाई का सवाल ये है, क्या सवाल था वैसे तुम्हारा? बच्चों के लिए रिवाइज करना है ना? हाँ, इसको कह रहे हैं जी, अगर हम इसमें आपने कहा कि जी सेम लाइफ रख लें, अगर लोअर के ऊपर चल रहे हो तो क्या करेंगे? तो भाई बात यह है कि मैंने कहा जितने पर इस राइट ऑफ यूज को आपने, इस पहले वाले राइट ऑफ यूज को आपने डेप्रिशिएट करना है ना, सेम उसी के ऊपर दूसरे राइट ऑफ यूज को भी करना है। क्या मतलब? अगर आपको लाइफ के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो आपने यूजफुल लाइफ भी डेप्रिशिएट करना है ना राइट ऑफ यूज को। तो इस दूसरे राइट ऑफ, ये राइट ऑफ यूज ही है भाई, इसको अलग रखा ही नहीं है। आईडीसी क्या है? एसेट कॉस्ट का पार्ट बना दिया, सेम हो गया। ठीक है, और अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, लाइफ के एंड पे शॉर्टर पे करना है, तो जो शॉर्टर निकले उस पे राइट ऑफ यूज को डेबिट करना है, तो ये भी उसी पे होगा। मतलब कहने का ये कि ये राइट ऑफ यूज ही है, ये सेम ही है। इनको अलग इसलिए रखा ताकि कंफ्यूज ना हो, वरना इसकी एंट्री यूं करवा देता मैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये अमाउंट में लेता हूं 100 रुपया, मिसाल के तौर पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे, अभी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग करने की बजाय यूं भी एंट्री की जा सकती थी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और कैश में आईडीसी क्रेडिट, और आईडीसी आ गया 5 रुपये, लीज लायबिलिटी 100 है, तो ये बैलेंसिंग ले लेते हैं हम 105। असल कहानी ये है, पूरा 105 ही डेप्रीशिएट होता है। ठीक है ना, अलग है ही नहीं। वहां पे तो अलग रखना पड़ता है हमें, यहां पे अलग नहीं है। ओके, लेकिन हमने अलग अलग ही रखना है इसको, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही रहे। ओके, अच्छा जी, और आगे पढ़ें जी, पढ़ें आगे पढ़ें। आगे क्या है? लीज। ये क्या बला है? ये नई चीज है पूरे सवाल के अंदर, ये वाहिद नई चीज है, और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्या है? ओके, तो पूरे सवाल के अंदर लीज इंसेंटिव नई चीज है। जरा इसको देख लेते हैं क्या है। आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप यूं कह लें कि आप जो है वो एक बुक खरीदने गए, ठीक है, FAR 2 की बुक खरीदने गए, तो बुक शॉप वाले ने कहा कि ये बुक जो है, इस बुक की प्राइस जो है वो आपसे लूँगा मैं 1000 रुपये। ठीक है, आप निकलने लगे तो आपको उसने कहा, लेकिन नीचे जब काउंटर पे जाओ ना, तो वहाँ से जाते हुए मेरी तरफ से 2 पेन लेते जाना 20-20 रुपये वाले। ठीक है, अब ये बुक आपको 1000 में पढ़नी थी, लेकिन ये 40 रुपये का आपको क्या मिल गया? इंसेंटिव। तो आप क्या कहोगे? अब आपको बुक कितने में पड़ी? 960 में। भाई इतनी सी कहानी है, ये है लीज इंसेंटिव। ठीक है, लीज इंसेंटिव क्या है? लेसी लेसर के पास गया और जाके बोला मुझे एक मशीन चाहिए किराए पे। लेसर ने कहा ओके आ जाओ, तुम्हारे जिन कर दूँ, और कहने लगा लीज टर्म और यूजफुल लाइफ है 4 साल और 10 साल। हमने कहा इसको बाद में देखते हैं, अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर होगा तो विल नॉट, तो उस वक्त देखेंगे। फिर उन्होंने बोला 17 मिलियन की इंस्टॉलमेंट होगी, जो कि पेड एनुअली इन एडवांस होगी, और लीज टर्म कितनी है? 4 साल। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर लेसर कि आपकी लीज जो है वो कितने साल की है? 4 साल की, और एनुअल रेंटल इन एडवांस है, तो 17 ये काम होना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही उसने ये लिख कर आपके सामने रखा ना, ये इस तरह से, आपने रोना स्टार्ट कर दिया। आपने कहा नहीं ये क्या बात है, इतनी महंगाई है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ना करो, कुछ इंसेंटिव दो। उसने कहा अच्छा चल ठीक है यार, जाते हुए ना नीचे हमारे दफ्तर से काउंटर से फलां चीज़ लेते जाना, तुम्हें ये तोहफतन दी इंसेंटिव। ठीक है, तो ये जो 2 मिलियन का लीज इंसेंटिव है, इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा ही आसान है। हम क्या किया करेंगे? हम पहली इंस्टॉलमेंट में से इसको नेट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पर लीज इंसेंटिव के नीचे यहाँ पे लिखें, इसका ट्रीटमेंट लिखें जी। लीज इंसेंटिव को हम
पहली इंस्टॉलमेंट में से नेट कर लिया करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये देखो, इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 17 की बजाय कितनी होगी? 15। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। ठीक है, किस दिन लीज स्टार्ट हो रही है जी? 1 जनवरी को और 1 जनवरी 2019 को। तो ये 19 का साल, 20 का साल, 21 का साल और 22। जी माजरत, लाइट ने एज यूजुअल बदतमीजी की और 2-3 मिनट हमारे ज़ाया हो गए। अच्छा, इंसेंटिव को क्या करेंगे जी? पहली इंस्टॉलमेंट में हम नेट कर देंगे। चलो अब बाकी सवाल में देखते हैं क्या कोई चीज़ है। द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15.096 पर एनम एट द एंड ऑफ लीज टर्म। CL lessee has an option to purchase machine at 15 million. It is not reasonably certain that lessee will exercise. इसका मतलब ownership will not transfer, तो depreciate over shorter of lease term or useful life. Lease term is 4 years I think, and useful life is 10 years. So useful life को छोड़ेंगे और लीज टर्म पर डेप्रीशिएट कर डालेंगे। ठीक है, सही है। इस सवाल में तो जान ही को नहीं निकली। क्या ख्याल है? वाहिद चीज़ क्या है? तो बस मैं लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता हूँ आपके साथ और लीज पे वर्किंग 1 वर्किंग 2 करता हूँ। उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह, बल्कि यही करता हूँ ताकि कल मैं इससे आगे शुरू कर सकूँ। क्या ख्याल है? ये देखो, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह लाइट चली जाए यार, कितने तुम लोग वैसे काम चोर है यार, अजीब लोग देखे हैं। बच्चे तो चाहत होती है उनकी हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाने वाला कोई हो। यहाँ पे गंगा ही उल्टी बह रही है। चुप 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 कर जाओ प्लीज। 15 मिलियन भाई, 15 मिलियन पहली पेमेंट और 17 की अगली 3। और कोई चीज? परचेज ऑप्शन का यहाँ पे लीज पेमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखना। हमने 2 मिलियन को, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, तू चुप कर रहा, जबान तेरी लगाम दे ले उसको। ठीक है, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, आपके जहन में आना चाहिए। 2 मिलियन को तो हमने लीज पेमेंट में एडजस्ट कर लिया, वो 5 को नहीं किया, वो जो IDC पे किया है। ऐसी बात नहीं, कैश पेमेंट ये भी तो कैश हो सकती है, ये भी कैश ही है, ये कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, बस ये। जी हाँ, बड़ी अहम बात, IDC वॉज पेड टू लॉयर, जबकि लीज इंसेंटिव जो है ये लेसर ने दिया, लेसी ने लिया। तो ये लीज का एग्रीमेंट का पार्ट है, लीज इंसेंटिव। इसलिए लीज पेमेंट्स में हमने इसको तो नेट कर लिया, यहां पे 15 कर दिया। IDC का कोई जिक्र ना इसमें होगा वर्किंग 1 में प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए, ना ही IDC का कोई जिक्र होगा हमारी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर। ठीक है ना? तो कितना आया लीज पेमेंट जी? 66। फैसला कर ले। ठीक है, वर्किंग 2 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 15 ऐसे ही रहेगा, बोलो। 17 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, ओ यार इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं मिला, 15.096, 15096 रेस टू पावर माइनस एन्युटी का फॉर्मूला है कितने जी? कितने 17 आ रहे हैं? 0.15096 जी, बोले 54। इससे स्टार्ट करेंगे हम अपना अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ये वर्किंग 2 जी, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। सिर्फ ना मैं लीज इंसेंटिव की वजह से परेशान हूं। पास पेपर का सवाल है बच्चों, 7 नंबर का सवाल है ये। सॉरी, कितने का? अच्छा जी, तो देखें जी, किस दिन स्टार्ट हो रही है लीज?
यकम जनवरी 19 पर 54 से कहानी शुरू होगी जी। 17 को, 17 तो है ही को नहीं, ये 17 तो तीनों आ गए ना एनवीटी के फॉर्मूला से। ये 15 तो अपनी जगह पे खड़ा है ना, इसको आवाज दोगे तो लगाएगा कान के पट्टे में एक। ओके जी, अच्छा जी, कितना है जी? 54। अच्छा जी, अब एडवांस का सवाल है। तो यकम जनवरी 20 पर 19 पर एडवांस की पेमेंट आएगी ना, पहली 20 क्यों बोल रहा है भाई? इंस्टॉलमेंट कितनी आई यकम जनवरी 19 पर? ये देखो इधर हमने नेट कर दिया हुआ है, ये नेट कर दिया हुआ है, इसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर भी लिख रहा हूं, ठीक है जी। 15, उसके बाद यकम जनवरी 20 पर 17, यकम जनवरी 21 पर 17, यकम जनवरी 22 पर। करें ऑन करें, ऑन करें, आज इसको ऑन कर दो जी जल्दी से, ठीक है। अच्छा जी चलें, बहरहाल हाइब्रिड वालों को आवाज़ जा रही है और फिजिकल और ऑनलाइन वाले मुझे देख भी रहे हैं। तो ये जितना को मैंने बना लिया था, ये जल्दी से ऑन करो भाई, इसको ऑन करो, सबसे अहम ये, बाकियों को भी करें, ठीक है जी। अब मेरा कसूर नहीं है, बिजली ने ना 2 बार 5-5 7-7 मिनट ले लिए, ठीक है। अच्छा बात समझ आ रही है वैसे, ठीक है। अब मतलब की बात मैं सारी डिस्कस वैसे भी कर चुका हूं। सुने 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 प्लीज, पहली इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और सवाल को कंप्लीट करने की कोशिश करना। मैं कल यहीं से बात शुरू करूंगा जहां पे मैंने ख़त्म की। होमवर्क के अंदर कुछ सवाल दे दूं एक? अच्छा फिर एक काम करना, वो 32 तो है ही, 14 अगर कर लो ना नए सिरे से, हालांकि सिर्फ डेट बदली है, तो बेहतरीन हो जाएगा काम, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। और ये पास पेपर तो आपके 5 मिनट का काम है, बस ये कर लेना, ठीक है। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अच्छा बच्चों, वो उनको भी ऑन कर दें भाई। एक छोटी सी बात अहम रह गई मुझसे, वो ये है कि इधर ले आना कि ये ईयर एंड को जरा गौर से देखें। तो ईयर एंड 30 जून 2019 है। ईयर एंड को गौर से देखें तो भाई उधर उनको ऑन करें, ऑन है बोलो। अच्छा ईयर एंड जो है वो 30 जून 19 है, जबकि हमारी लीज का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर बन रहा है। तो हमने तो ईयर एंड को देखा ही नहीं, यही तो सिखाया हुआ था आपको, यही सिखाया हुआ था कि लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हमेशा लीज के ईयर एंड के हिसाब से बनना है। जब ये बन जाएगा फिर यहाँ से जो 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, या सामने नहीं पड़ा आगे पड़ा होगा, 6 महीने 6/12 करके इस साल के अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ईयर एंड को 6 महीने बाद रुकना है हमने। लीज का ईयर एंड यकम जनवरी से 31 दिसंबर है, हमारा ईयर एंड 30 जून वाला है। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल लीज के ईयर एंड के हिसाब से बना रहे हैं। कोई मैंने कहा ट्राई करे, तो वैसे मैंने कल करवाना है, पर कोई ट्राई करे घर पे तो ये देख लेना, ये भूल ना जाना, ये जरा बात रहेगी, ठीक है जी। आप